नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोफाइट्स एडाप्टेशन और यह टॉपिक हमने लिया है क्लास 12th बायोलॉजी की 5th यूनिट से और इसका जो चैप्टर है जीव और जीव संख्या या जिसको हम समष्टि भी कहते हैं उससे लिया गया है। और आज हम जो कुछ बात करने वाले हैं वो एडॉप्टेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ एडॉप्टेशन पढ़ाने से पहले मैं दो बातें आप लोगों से पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि उसका ज़रूर आप जवाब दें, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। भाई सबसे पहले ये बताइए, अभी मौसम किस चीज़ का है? आप कह सकते हैं सर्दी का है, गर्मी का है, वर्षा का है, कोई भी समय हो सकता है ना। तो भाई इन मौसम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम है तो हम पंखे में चले जाते हैं या हवादार जगह पे चले जाते हैं, या बरसात का मौसम है तो छाता ले लेते हैं, या अपने आप को, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसा धारण कर लेते हैं कि इस प्रतिकूल परिस्थिति से बच सके। तो भाई यही भी तो जीवों के साथ होता है। जीव जिस वातावरण में रहते हैं वो उस वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ विशेषताओं को विकसित करते हैं और इन्हीं विशेषताओं को हम अनुकूलन या एडाप्टेशन कहते हैं। जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए अपने शरीर में कुछ विशेषताओं को विकसित करता है और यही विशेषताएं एडाप्टेशन या अनुकूलन कहलाती हैं। इसको अगर हम देखें तो वह लाक्षणिक परिवर्तन या विशेषता जो पौधे एवं जंतुओं को उनके वातावरणीय उद्दीपनों को सहने तथा उसका अपने लाभ के लिए समुचित उपयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं, अनुकूलित लक्षण कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया अनुकूलन कहकर सूचित की जाती है। अगर हम अनुकूलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब समझ सकते हैं कि अनुकूलन क्या हो सकता है, या हम कह सकते हैं, देखिए क्या कहता है कि जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार अपने शरीर में जो विशेषताएं विकसित करता है उन्हीं विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन अलग अलग प्रकार का होता है, जंतुओं में अलग प्रकार का, पौधों में अलग प्रकार का। तो हम आज जिस पर बात करने वाले हैं वो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। तो जरा देखें क्या कहता है कि पौधे जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए अनेक विशेषताओं को विकसित करते हैं। जल संबंध के आधार पर उनके अनुरूप विकसित होने वाले अनुकूलित लक्षणों के अनुसार पौधों को निम्नलिखित 4 पारिस्थितिक समूह में बांटा जा सकता है। मतलब पौधे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? सबसे फर्स्ट जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स, लवणोद्भिद हेलोफाइट्स, समोद्भिद मीजोफाइट्स। हम सबसे पहले इन चारों को समझते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं। जीरोफाइट्स का मतलब है ऐसे पौधे जो जीरोफाइटिक नेचर में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, डिजर्ट भी कह सकते हैं हम। और ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा या जल में रहते हैं लवणोद्भिद कहलाते हैं। और समोद्भिद ना जहाँ पानी होता है और ना जहाँ पर मरुस्थलीय वातावरण, दोनों का मिक्स जो होता है वो समोद्भिद कहलाता है। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स की। अब इसी पर हमको चर्चा करनी है। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद या जलीय पौधे किन्हें कहते हैं? पौधों का वह विशिष्ट समूह जो पानी या पानी से संतृप्त मृदा पर उठते हैं या वृद्धि करते हैं एवं अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, या जिनका जीवन चक्र पूरा करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जलोद्भिद कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं या जिनकी आवश्यकताएं जल के माध्यम से ही पूरी होती है, ऐसे पौधों को हम क्या कह सकते हैं? जलोद्भिद पौधे कहते हैं। अब ये जलोद्भिद पौधे कितने प्रकार के होते हैं इनको देख ले। जल की आवश्यकता एवं उपस्थिति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकारों में विभक्त किया गया है, 5 प्रकार बांटा गया है। सबसे पहला है जड़ित जल निमग्न जलोद्भिद पौधे, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स प्लांट।
प्लवनकारी जल निमग्न जलोद्भिद पौधे, सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तीसरा है जड़ित प्लवनकारी जलोद्भिद, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। चौथा है मुक्त प्लावी जलोद्भिद, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। पांचवा है जड़ित निर्गत जलोद्भिद, रूटेड इमर्ज हाइड्रोफाइट्स। अब इसमें सबसे पहला देखते हैं जड़ित जल निमग्न जलोद्भिद, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स प्लांट। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या जड़ित मतलब जड़, जल निमग्न मतलब जल में डूबे हुए रहते हैं। तो इसके अंतर्गत उन पौधों को शामिल किया जाता है जो जल के अंदर रहते हैं तथा जिनकी जड़ें कीचड़ में तली में लगी हुई होती है, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया आदि। मतलब ऐसे पौधे जिनकी जड़ें कहाँ लगी रहती है, मृदा में, कीचड़ में लगी हुई होती है, लेकिन उनका पूरा का पूरा पौधा कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, जैसे कि हाइड्रिला या वेलिस्नेरिया। दूसरे तरफ देखें प्लवनकारी जल निमग्न जलोद्भिद पौधे। प्लवनकारी मतलब तैरने वाले, ठीक है, तैरने वाले। तो इसके अंतर्गत उन पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी जड़ें मृदा में नहीं लगी होती, लेकिन वो पूर्णतः जलमग्न होते हैं तथा तैरते रहते हैं। देखिए पहले इसमें उनकी जड़ कहाँ पर थी, तली पे थी, लेकिन पूरा का पूरा शरीर जल के अंदर था। अब दूसरे इसमें क्या हुआ कि वो जड़ जो है तली पर नहीं लगी, वो पूरा जो शरीर है पानी के अंदर ही है और वो तैरते रहते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम आदि। यूट्रिकुलेरिया को ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि ये कीटभक्षी पौधा है। तीसरा देखिए जड़ित प्लवनकारी जलोद्भूत पौधे। अब जड़ित मतलब जड़, प्लवनकारी मतलब तैरने वाले। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे पौधों को शामिल किया जाती है जिनकी जड़ें मृदा में लगी नहीं होती, परंतु पत्तियां जल की सतह पर तैरते रहती है। जिनकी जड़ें मृदा में लगी नहीं होती परंतु पत्तियां जल की सतह पर तैरते रहती है। अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये पत्तियां जल की सतह पर तो तैरते रह रही, जड़ तो है परंतु जड़ में तली में नहीं है, ठीक है। तो ये जो पौधे हैं ये कहलाएंगे रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूट के साथ तैरने वाले, जैसे कमल हो गया, सिंगाड़ा हो गया। आगे देखते हैं मुक्त प्लावी जलोद्भिद पौधे, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसके अंतर्गत ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी जड़ें मृदा या कीचड़ में लगी हुई नहीं होती, बल्कि जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, जैसे ओल्फिया, लेमनिया, एजोला आदि। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में क्या अंतर है कि इनकी केवल पत्तियां रहती हैं बाहर, ठीक है, इनकी पत्तियां केवल बाहर रहती है, बाकी सारा हिस्सा अंदर रहता है। लेकिन अब जैसे इस मुक्त प्लावी जलोद्भिद की बात करें तो इनकी जड़ भी ऊपरी सतह पर आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं जड़ित निर्गत जलोद्भिद पौधे। इसके अंतर्गत ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी जड़ें जल में डूबी हुई मृदा से जुड़ी होती है, लेकिन इनकी पत्तियों के कुछ भाग तथा अन्य शेष भाग जल से बाहर होते हैं। कुछ भाग तो पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ भाग कैसे होते हैं, पानी के बाहर रहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स और उनके 5 भाग। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोफाइट्स एडाप्टेशन क्या है। हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको समझते हैं। देखिए हाइड्रोफाइट्स एडाप्टेशन का मतलब ये है कि जल में रहने के लिए, जल के वातावरण में रहने के लिए उनके शरीर में जो विशेषताएं विकसित होंगी उन्हीं को हम हाइड्रोफाइट्स एडाप्टेशन कहेंगे। पर क्यों, किन कारणों से होता है? तो भाई जल में अगर जो रहेगा तो उनको तैरना पड़ेगा, तो पौधों में तैरने की क्षमता प्रदान करने हेतु, जल अवशोषण की दर को कम करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान हेतु, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए, जलधारा के तनाव को कम करने के लिए, अधिकतम प्रकाश तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए एडाप्टेशन की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि पौधों में आकारिकी एडाप्टेशन क्या पाया जाता है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए आकारिकी मतलब जब भी हम पौधों में एडाप्टेशन की बात करेंगे 3 चीज़ों पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि जड़ में क्या एडाप्टेशन है, तने में क्या एडाप्टेशन है, पत्ती में क्या एडाप्टेशन है। और ये तीनों प्रकार के एडाप्टेशन आपको आकारिकी दृष्टि से, शारीरिक की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से देखने होंगे।
तो हम यहाँ पर अभी सबसे पहले देखते हैं आकारिकी अनुकूलन की बात कर रहे हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती है, अल्प विकसित या अविकसित होती। क्यों भाई, जड़ का मुख्य काम क्या होता है? जड़ का मुख्य रूप से काम होता है मृदा से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करना। अब जलीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, तो जल को तो अवशोषित करना नहीं है, तो जड़ का काम खत्म हो जाता है। इस कारण से ये कैसी हो जाती है, अल्प विकसित या अविकसित हो जाती है। दूसरी बात देखिए, इनमें मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। अब मूल रोम का काम क्या है? अभी मूल रोम का काम है मुख्य रूप से जल को अवशोषित करना। एक कोश की संरचना होती है, लेकिन जल को अवशोषित करने के लिए का कार्य तो होता नहीं है। यहाँ पे जल तो पर्याप्त मात्रा में होता है, इस कारण से इनमें मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो भूमि से लगे हुए हैं उनमें ये पाए भी जाते हैं। तीसरी चीज देखिए कि इनमें मूल टोप की जगह पर मूल कोटरिका होती है। मूल कैप की जगह पर, रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट्स इनमें पाए जाते हैं, जो कि जड़ के अगले सिरे की रक्षा के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करते हैं। मूल टोप क्या काम करता है भाई? मूल टोप काम करता है जड़ के अग्र सिरे की रक्षा करने का। तो अब जलीय पौधे हैं तो उनकी जगह पर क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, और यही कार्य जो मूल टोप का होता है वो रूट पॉकेट्स करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ पौधों में कुछ जड़ें गैसों के संग्रहण के कारण रूपांतरित होकर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती की तरह तथा स्पंजी हो जाती है। ठीक है, स्पंजी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप इन पौधों के तनों को देखिए। ये जो तना जड़ आपने देख लिया, जड़ कैसी है भाई, अल्प विकसित है, रूट हेयर नहीं है, रूट पॉकेट्स नहीं है, उसकी जगह पर कैसे क्या है, रूट पॉकेट्स तो हैं, रूट कैप नहीं है, रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। अगर आप तनों की बात करें तो देखिए इनका तना कैसा है भाई, ये कोमल है, लचीला है, पतला है तथा स्पंजी है। ठीक है, कुछ पौधों के कुछ भागों में गैस संग्रहित होती है जो पौधों को तैरने में सहायता करती है। भाई सीधी सी बात है कि जलीय पौधे हैं तो उनको तैरना पड़ेगा, और तैरने के लिए क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप्ड होनी पड़ेगी उनके शरीर के अंदर जो उनको तैरने में मदद करे। तो उनके अंदर क्या है, एरेनकाइमेटिस ऊतक पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं, जैसे कि ट्रापा, आइकॉर्निया आदि। अब देखिए, जलीय निमग्न पौधों में पत्तियां छोटी रिबन की तरह या खंडित होती है, या जल की धारा तरंगों के प्रभाव को निष्प्रभावी करती। आप इसे देख सकते हैं आसानी के साथ, है ना। इसकी पत्तियां कैसी है, छोटी है, रिबन की तरह है, या खंडित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित करने हेतु पौधे सामान्यतः धुंधले हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो इसका कलर आप देख रहे होंगे, ये कलर कैसा है, धुंधले पीले रंग का है। आगे देखिए, पौधों में सामान्यतः वर्दी प्रसारण द्वारा प्रजनन होता है अतः उसके अनुरूप रूपांतरित अंग भी मिलते हैं। रिप्रोडक्शन काय के माध्यम से होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से होता है, जैसे स्टोलेन वेलिस्नेरिया में पाया जाता है, ऑफसेट जो है वो पिस्टिया में पाया जाता है। आगे बात करें, इन पौधों का शरीर लसलसे आवरण द्वारा आच्छादित होता है जो कि उन्हें सूक्ष्मजीवों, रसायनों या जंतुओं के आक्रमण से बचाने का काम करता है। तो ये तो हमने आकारिकी अनुकूलन की बात की। अब हम देखते हैं इनके आंतरिक अंग में क्या अनुकूलन पाया जाता है। देखिए, जितने भी जलीय पौधे होते हैं उन जलीय पौधों में स्पेशली जलीय पौधे जो है उनमें क्यूटिकल अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। ठीक है, प्लावी जलीय पौधों में या पत्तियों तथा तनों पर उपस्थित, अगर जिनमें उपस्थित भी है तो कहाँ तक सीमित है, पत्तियों या तनों पर उपस्थित है। ठीक है, इनके कॉर्टेक्स में वायु प्रोकोस्ट पाया जाता है, एयर चेम्बर पाया जाता है, और उसके अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जो तैरने में मदद करते हैं। मतलब एरेनकाइमेटस ऊतक जो है इनका डेवलप्ड होता है। वहीं पर स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलेनकाइमेटस ऊतक जो है वो अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। अब यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं इसमें क्यूटिकल का अभाव, साथ में यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, एयर चेम्बर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो जलीय निमग्न पौधे हैं, जो जल के अंदर डूबे हुए जो पौधे होते हैं, उनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। लेकिन जो जड़ से जुड़े हुए होते हैं इनमें क्या होता है, ये विकसित पाए
फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर देखें, इसमें क्या है भाई, फ्लोएम में क्या नहीं पाया जा रहा, फ्लोएम फाइबर नहीं पाया जा रहा। ठीक है, रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जनरली रंध्र जो है पत्तियों की निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं, पर इनमें क्या होता है, ऊपरी सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्लावी तथा जड़ित निर्गत पौधों में जल रंध्र पाए जाते हैं। जल रंध्र उपस्थित होते हैं जो जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने में उपयोगी होते हैं। सामान्यतः तना का कार्टेक्स जो है वो हरे रंग का होता है। कार्टेक्स कैसा होता है, हरे रंग का होता है। आगे देखें, फल तथा बीज में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। फल तथा बीज में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जो प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता कर रहे हैं भाई, प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, फैलाने में सहायता करते हैं। आगे देखिए, बीज का बाह्य बीज आवरण अपारगम्य होता है तथा उनको क्षरण से बचाता है। ठीक है, किससे बचा रहा है, क्षरण से बचा रहा है, उनको नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, कार्य की अनुकूलन। कार्य की अनुकूलन मतलब शरीर के अंदर होने वाले जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसमें कौन कौन से एडाप्टेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से चीजें होती है वो देखते हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जल तथा पोषक पदार्थों का अवशोषण समस्त शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है। रूट हेयर तो है ही नहीं, तो फिर कैसे भाई पोषक पदार्थों का अवशोषण कैसे करेंगे। पोषक पदार्थों का अवशोषण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज बोल रहा है कि जल रंध्र द्वारा अतिरिक्त जल के निष्कासन के लिए बिंदु श्रावण की क्रिया ज्यादा होती है। बिंदु श्रावण गटेशन की क्रिया ज्यादा होती है ना। इसके लिए हाइड्रोथोट्स पाए जाते हैं। वायु मृदुतक में, एरेनकाइमेटस ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन संग्रहित होती है जो क्रमशः प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के समय उपयोग की जाती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या श्वसन की क्रिया होगी तो दोनों जगह पर इसका उपयोग हो जाएगा। इनमें लसलसे पदार्थ स्रावित करने की क्षमता होती है जो सतह के ऊपर बाह्य प्रतिरक्षात्मक स्तर की तरह कार्य करता है। भाई उसको तैरने में मदद करता है। ठीक है, पानी के प्रवाह को कम करने का काम ये करता है। ठीक है, आगे देखिए, कोसा रस का परासरणी सांद्रण जल स्रोत के जल सांद्रण के बराबर या थोड़ा अधिक होता है। जो जितने भी जलीय पौधे होंगे उनमें सेल साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो जिस जल में ये पाए जाते हैं वहाँ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर या थोड़ा अधिक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जो है हाइड्रोफाइटिक एडाप्टेशन को देखा है। चूंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन को शामिल करने की वजह से बड़ा हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि हो सके तो इसको टुकड़े में कर दूं, लेकिन चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। जलोद्भिद पौधे क्या है, जलोद्भिद पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जलीय अनुकूलन क्या है, आकारिकी जलीय अनुकूलन को समझाइए, आंतरिक जलीय अनुकूलन को समझाइए, कारिकी जलीय अनुकूलन को समझाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर उपयोगी सिद्ध होता है तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।